हेलो बच्चों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के इस सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौर्य प्रशासन की। देखिए, मौर्य एम्पायर तक हम चीजें कर चुके हैं, आज हमें मौर्य प्रशासन के बारे में बात करनी है। मौर्य प्रशासन में पहली बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। कौटिल्य ने राज्य के सप्तंग सिद्धांत में इनकी सारी बातें की, इन्होंने इसके बारे में सारी चीजें आपको बताई, ठीक है। और इसमें 7 अंग इन्होंने दिए हैं: राजा, आमंत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। राजा राज्य का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था, समस्त सत्ता राजा के हाथ में केंद्रित होती थी। राजा के प्रमुख कर्तव्य शासन संबंधी सैनिक कार्य एवं न्याय से संबंधित थे। उपधा परीक्षण एक विधि थी जिससे राजा और मुख्यमंत्री पुरोहित का चुनाव करता था। अब क्या होता था, राजा मुख्यमंत्री तथा पुरोहित को चुनता था। राजा सर्वश्रेष्ठ है तो चाणक्य को हटाया गया, थल्लाटा गाय, तो इस तरीके से इनको चुना जाता था। मंत्री परिषद के अतिरिक्त एक छोटी समिति होती थी जिसमें 3 या 4 खास मंत्री होते थे, इन्हें मंत्रीगण कहा जाता था। इसके बाद मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। इन्हीं लोगों में से शासकों, गवर्नर, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष ये सब चुने जाते थे। और ये अधिकारी जैसे आईएएस होता है बिल्कुल उसी तरह चुने जाते थे। इनका एग्जाम होता था, जो सारे एग्जाम में पास होता तो मंत्री बनता था, जो 4 एग्जामों में फेल होता था वो वन अधिकारी या फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया जाता था। मंत्री परिषद के सदस्यों की वेतन 12,000 पर्ण थी और इनकी सैलरी अलग अलग थी। 46,000, 48,000 पर्ण वार्षिक से लेकर 12,000 पर्ण सबसे कम थी। केंद्रीय प्रशासन में 68वें चीफ अधिकारी को तीर्थ कहा गया है, इनकी संख्या 18 थी। इनमें प्रमुख होते थे मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री, है ना, इस संबंधित विभाग में सर्वप्रमुख हो गया प्रधानमंत्री। उसके बाद सेनापति, पुरोहित, युवराज, समहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, है ना, कर्मांतक, दंडपाल, व्यवहारिक, नागरिक, दुर्पाल, अंतपाल, आटविक, है ना। उसके बाद व्यवहारिक, अंतवार्षिक और मंत्री परिषद, ये सारे जो लोग थे ये सब आपके सामने हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मंत्री परिषद में द्वितीय श्रेणी के पदाधिकारी होते थे, ठीक है, जिसमें लवड़ाध्यक्ष, कोटवाध्यक्ष, ठीक है, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष, शकराध्यक्ष, विविधाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष और नवाध्यक्ष, ये अधिकारी हुआ करते थे जो इनके टाइम पर हुआ करते थे। उसके बाद संस्थाध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, महापात्र, प्रशरण। अब उसके बाद सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी प्रांत थे। रुद्रवन के जूनागढ़ अभिलेख में मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। रुद्रवन का जूनागढ़ अभिलेख दिखाता क्या है बेटा? रुद्रवन का जूनागढ़ अभिलेख हमको ये बताता है कि जब रुद्रदमन शासन करने आए तो रुद्रदमन के टाइम पर उन्होंने सुदर्शन लेक का पुनर्निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें पता चलता उस टाइम पे कौन होते थे। ये सुदर्शन लेक किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। स्थानिक जो होता है, अब देखो प्रांतों में जानकारी मिलती है, प्रांतों में शासन कुमार करते थे और जो अधिकारी के राजवंश के होते थे राजा के, और प्रांतों का जिला, प्रांत जो थे जिलों में विभक्त थे, जिन्हें विषय कहा जाता था, उसके विषयपति होते थे। स्थानिक जिले का प्रशासनिक अधिकारी समर्था होता था और अधिक गोप के अधीन होता था, है ना, और जो गोप होता था वो 10 गांव पे शासन करता था। प्रतिष्ठा भी समर्था के अधीन होते थे। स्थानिक गोप ग्राम अधिकारी के कार्यों की जांच करते थे। चंद्रगुप्त के शासन की सुविधा तो विशाल साम्राज्य को 4 प्रांतों में, उत्तरापथ की जिसकी राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, प्राच्य, मध्यभाग जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये चारों राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। इन प्रांतों का शासन सीधे सम्राट द्वारा न होकर प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था। अशोक के समय प्रांतों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। 5वां प्रांत कलिंग राजधानी तोसली हो गई। अशोक के सिंगारण से पूर्व उत्तरापत्र और अवंती के कुमार थे। रज्जु ग्रामीण जनपदों की देखभाल के लिए होते थे। प्रादेशिक जिलाधिकारी होते थे। महामात्र उच्च अधिकारी जो नगर प्रशासन से संबंधित थे। प्रतिवेदक, इनका कार्य सम्राट को विभिन्न सूचनाएं देना था। ग्राम मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी, उसका प्रधान ग्रामिक होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर के प्रशासक को नागरिक कहा जाता है। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यीय मंडल के जिम्मे था जो इसको करते थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करती, द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर नियंत्रण रखती थी, तृतीय समिति जनमनन का ब्यौरा, चतुर्थ व्यापार वाणिज्य की देखभाल करती थी, ठीक है, और इसके बाद 5वीं निर्मित वस्तुओं की, 6वीं क्रय बिक्री करती थी और इसका 10वां भाग विक्रय का मूल्य होता था। अनुशासन रखने के लिए और अपराध की मनोवृत्ति के लिए पुलिस थी जिसको रक्षण बोला जाता था। सेना के संगठन है तो पृथक सैन्य विभाग था जो समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे और समितियां सेना के 5 विभाग की देखरेख करती थी: पैदल, अश्व, हाथ, रथ और नौसेना। इसके बाद सैनिक प्रबंधन की देखरेख के लिए अधिकारी अंतापाल थे। जस्टिन चंद्रगुप्त को सेना को डाकुओं की सेना कहता था। सेना के आवागमन और युद्ध सामग्री की व्यवस्था एक समिति करती थी। सेना का प्रबंध करने वाला पदाधिकारी बालकाध्यक्ष होता था। गुप्तचर विभाग को एक पृथक आमंत्रण के अधीन रखा गया था जिसे
महामात्य सर्प कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ठीक है, गुप्तचरों को। इसके बाद कौटिल्य ने दो प्रकार के गुप्तचर बताए, संस्था दूसरा सचार। एक ही स्थानों पर संस्था संगठित होते थे और उन्हें संस्था कहते थे, जो दूर दूर घूमते थे उनकी एकत्रित संचार कहते थे। एलियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर, स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर्स बोला है, रुद्रदमन ने प्रदेष्टा गुप्तचरों को कहा गया है। सम्राट सर्वोच्च और अंतिम न्याय का और न्यायाधीश था। मौर्य व्यवस्था न्याय व्यवस्था कठोर थी, सुधारवादी न होकर आदर्शवादी थी। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और सबसे छोटा न्यायालय था। ग्रामीण और ग्राम वृद्ध अपना निर्णय देते थे। ग्राम न्यायालय के ऊपर संग्रहण और द्रोणोमुख स्थानीय, जनपद और संधि के न्यायालय थे। सबसे न्यायालयों के ऊपर पाटलिपुत्र का न्यायालय था, जो केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अलावा अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे, धर्मिस्थ और कंटक शोधन। कंटक शोधन न्यायालय राज्य और व्यक्ति के बीच विवाद का निर्णय होता था। यहाँ अभियोगों पर शीघ्र विचार किया जाता था। 3 प्रदेष्टा और 3 अमात्य होते थे, ये फौजदारी अदालतें थी। धर्मस्थलीय न्यायालयों में धर्मशास्त्र निपुण 3 धर्मस्थ और व्यवहारिक तथा अन्य 3 अमात्य करते थे, दीवानी अदालतें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कानून के 4 प्रमुख अंग धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन थे। नगर के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र कहे जाते थे। जनपद के न्यायाधीश को रज्जु कहा जाता था। आर्थिक स्थिति मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूर्ण रूपेण मिलता है। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे समृद्ध रूप से वर्ता कहा जाता था। भूमि पर किसका स्वामित्व होता था? राजा का स्वामित्व होता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृष्टि, ज्योति, आकृष्ट, बिना ज्योति, स्थल और अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने के लिए प्रधान अधिकारी था बेटा, जिसका नाम सीताध्यक्ष का एग्जाम में कई बार पूछा जाता था। जिस भूमि में बिना वर्षा के अच्छी फसल होती थी, जो आदेव मृतक भूमि कहलाती थी। राजा की ओर से सिंचाई के समुचित प्रबंध को सेतुबंध कहा जाता था। जिस भूमि का स्वामी नहीं होता था, राजकीय भूमि होती थी। व्यक्तियों को भूमि को खरीदने बेचने का अधिकार था। जो भूमि कृषि योग्य ना होती थी, उसे कृषि योग्य बना लेता था, तो भूमि उसे वापस नहीं ली जाती थी। राजकीय भूमि पर दास, कर्मकार और कैदियों द्वारा बुनाई की जाती थी। मेगास्थनीज, एलियन, स्ट्रैबो द्वारा सारी भूमि राजा की होती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि करता है। सिद्धांत 1/6 था। राजकीय न्याय के लिए निम्न प्रमुख कर लिए जाते थे, ठीक है। सीता, राजकीय भूमि से होने वाले कर। भाग, कृषकों तो उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर। प्रवेश, आयात कर। निष्क्रय, निर्यात कर। प्रणय, आपातकालीन कर। बाली, एक प्रकार का भू राजस्व। हिरण्य, अनाज के रूप में। सेतुबंध, राज्य की ओर से सिंचाई। विष्टि, मौर्य काल में निःशुल्क श्रम और बेकार विष्टि करने वाले सिंचाई का और की ओर प्रशासन का विशेष ध्यान था। जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्य गुप्त वैश्य द्वारा सौराष्ट्र में सुदर्शन लीग का उल्लेख मिलता है, जो हमें कहां से? जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और इसके बाद सिंचाई के लिए अलग अलग उपज थी। 1/5 से 1/3 था। सर्वाधिक वेतन 48,000 प्रति, सबसे कम 60 पर्ण थी। 3/4 तोले के बराबर चांदी का एक सिक्का होता था। करमुक्त भूमि आचार्य, पुरोहित और क्षत्रियों को दी जाती थी। खान, जंगल, राजकीय भूमि आदि कृषि विकास कार्यों के लिए राज्य की ओर से धन व्यय किया जाता था। भू राजस्व 2 प्रकार के थे, भूमि के उपयोग पर लगान और उपज का करारोपण। वन 2 प्रकार के थे, हस्ती वन और द्रव्य वन। हस्ती वन में हाथी रहते थे। हाथी राज्य की संपत्ति थे और लड़ाई के लिए उपयोग किए जाते थे, जहां से कई प्रकार की लकड़ियों और लोहा, तांबा इत्यादि धातु प्राप्त की जाती थी, उसे द्रव्य वन कहा जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि कौटिल्य के अनुसार अकाल के समय राज्य द्वारा जनता की भलाई के लिए उपाय किए जाते थे। आहत, रजत मुद्राएं थी। मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। मौर्य काल की प्रमुख मुद्राएं काष्पण, पर्ण या धरण थी, ये चांदी की बनी होती थी। सुवर्ण, सोने की होती थी। माशक, तांबे की होती थी। और काकड़ी, ये तांबे की बनी होती थी, छोटे सिक्के होते थे। लौड़ाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग स्वयं सिक्के बनवाते थे, तो उनको राज्य को ब्याज, रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक बोलते थे। बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, लेकिन रुपए ब्याज देने की सर्वमान्य परंपरा थी। मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत काटना और बुनना था। कारखानों में अपनी बनी वस्तुएं पन्नाध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी। उद्योग धंधे संस्थाओं में श्रेणी थी। श्रेणी 18 प्रकार की। इंडिका में मेगास्थनीज शिल्पियों को चौथी जाति माना है। कवच निर्माता, जलयान आदि शिल्पियों को सेवाओं में लेता था। उनकी आय कर मुक्त थी। कताई बुनाई राज्य की कार्यशालाओं में की जाती थी, इनकी आय कर योग्य थी। सरकारी नियंत्रण से बाहर गैर शिल्पी कर के रूप में 1 महीने में 1 दिन राजा के यहाँ काम करते थे। वस्त्र उद्योग राज्य द्वारा संचालित था। मौर्य काल में व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। आंतरिक और वैदेशिक व्यापार उन्नत व्यवस्था थी।
है ना। इस समय भारत में वायु व्यापार रोम, सीरिया, फारस, मिस्र और पश्चिमी देशों से होता था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल में प्रमुख उद्योग था। मौर्य काल में पूर्व तट पर ताम्रलिप्ति, पश्चिम तट पर भृग, कच्छ और सोपारा अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। भारत से मिस्र को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ियां निर्यात होती थी। भारत के साथ बैक्टीरिया व्यापार में सुसाद्य बनाने के लिए एंटियोकस प्रथम ने सेल्यूकस के साथ अपने सिविल शासन में एटिक मानक के स्थान पर भारतीय मानक सिक्के प्रसारित किए। मार्ग में व्यापारी को नुकसान पर राज्य क्षतिपूर्ति करता था। बदले में शुल्क राज्य द्वारा लिया जाता था। प्रत्येक 4 माह पर राज्य के कर्मचारियों द्वारा मापतौल की जांच होती थी। कम तौलने पर दंड दिया जाता था। लाभ का प्रतिशत निश्चित था। व्यापारी को अत्यधिक मुनाफाखोरी रोकने के लिए मूल्यों पर नियंत्रण रखा जाता था। सामाजिक स्थिति अर्थशास्त्र मेगास्थनीज में इसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल्स दी गई हैं। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का आधार था। मेगास्थनीज ने इसको 7 भागों में बांटा है। ये 7 भाग बेटा आपसे एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 7 के 7 भाग आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एज इट इज याद कर लीजिएगा। ब्राह्मणों को छोड़कर कोई ना तो अंतरजातीय व्यवहार ना दूसरा पेशा अपना सकता था। मेगास्थनीज दार्शनिक ब्राह्मण और श्रमण होते थे। एक विशेष बात थी, दार्शनिकों को कराड़ों पर नहीं होता था। कंदमूल फल खा के अपना जीवन बताते थे। वानप्रस्थी भी कहा जाता था। ठीक है, श्रमण वो थे जो एक वनों में रहते थे, कंदफूल खाते थे, है ना। और एक वो होते थे जो आयुर्वेद में कुशल थे। स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। पुनर्विवाह नियमों की अनुमति थी। कौटिल्य ने स्त्रियों को विवाह विच्छेद की अनुमति दी है और उन्हें, जिसे उन्होंने क्या कहा है, मोक्ष का। समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। राजकीय संरक्षण प्राप्त था। सम्राट घर की स्त्रियां प्राय घर के अंदर रहती थी। कौटिल्य ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहते थे। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण है, किंतु ईरानी लोगों ने उत्तर पश्चिमी सैनिकों के स्त्रियों को सती होने का उल्लेख किया। दास एक संपत्ति के रूप में था। कानूनी मान्यता प्राप्त थी। समाज में दासों की स्थिति संदेहजनक थी। मौर्य का दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया जाना था। मेगास्थनीज और अशोक के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी। संस्कृत मौर्य ने अशोक से पहले मानकों ने ईंटों और लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अशोक के समय पत्थरों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया जाने लगा। अशोक का स्तंभ बनवाने में टुकड़े की पत्थर को काटकर बनाया गया तत्कालीन महानतम कृति है और पत्थर चुनार के पत्थरों से बने हैं। शेष स्तंभ से सुसज्जित है। अशोक और दशरथ की नागार्जुन पहाड़ी चाटों काटकर गुफाएं बनाई गई, जिसे आजीविक संप्रदाय को दान किया गया। सारनाथ एक शीघ्र छोटी चक्राकार है, 4 सिंगों पर टिकी है। शक्ति के स्थान पर सत्य, बल और के स्थान पर विधि राज्य का प्रतीक बना हुआ है। मौर्य काल में मनुष्यों की आकृति विशेष प्रभावशाली नहीं है। परकम का यक्ष, वेशनगर यक्षिणी तथा दीदारगंज की चोटी ढालने वाली स्त्री की आकृतियां साधारण सी बनी हुई दिखती हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि इन्होंने अच्छा काम किया है। बाबर की पहाड़ी में अशोक ने आजीविका निवासी तो 4 गुफाओं का निर्माण कराया। कर्ण, चौपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। मौर्य काल में वैदिक धर्म प्रचलित था। देव मूर्तियों को बनाने के लिए शिल्पियों को देवताओं कारू कहा जाता था। ठीक है बच्चों, इसके आगे अगर चले, ऐसे ब्राह्मणों को राज्य में कर मुक्त दान मिलती थी। आसपास में इनको क्या कहा जाता था, ब्राह्मदे कहा जाता था। कुछ ब्राह्मण थे जिन्हें कर मुक्त थी, उन्हें क्या बोला जाता था, ब्राह्मदे। मौर्य साम्राज्य का पतन। मौर्य साम्राज्य में विद्वानों का बहुत ज्यादा मतभेद है। सभी ने पतन के कारण अलग अलग बताए। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं अशोक की धार्मिक नीति की कारण था। डीडी कोसंबी कहते हैं उत्तराधिकार राज्यकाल में संकटग्रस्त थी। हेमचंद्र कहते हैं अशोक की शांति प्रियता अहिंसा की नीति साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण थी। अभी क्या कारण थे इसके बारे में हमें भी नहीं पता, पर यह माना जा सकता है कि इनके पतन होने का प्रमुख कारण था अशोक की नीतियां। जो अशोक की नीतियां थी उनको माना जा सकता है। देखिए क्या हुआ, अशोक की नीतियों से सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आएगी, अशोक की नीतियों से हमारे पास सबसे बड़ी समस्या बच्चों ये आएगी कि अशोक के समय सेना तो थी पर सैन्य अभ्यास नहीं हो रहा था। जब उनका सैन्य अभ्यास नहीं होगा तो चीजें बदलती जाएंगी, बिगड़ती जाएंगी, वो चीजें राइट डायरेक्शन में ले जाएंगी। दूसरा, जो इनके उत्तराधिकारियों ने युद्ध कौशल का कोई अनुभव नहीं था। अशोक के बाद जितने शासक हुए उनको कोई भी विद्रोह शांति करना, कोई युद्ध नहीं करना, तो युद्ध नीति में वो कुशल थे नहीं। साम्राज्य के लिए युद्ध नीति की कुशलता के बिना नहीं चलता, इसको समझना था। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अशोक के लेक्चर के बाद अब हमारा अगला चैप्टर चलेगा, ठीक है। और जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो मौर्योत्तर काल होगा। इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।